स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। एक छात्र ने प्रश्न किया है कि मैम री स्वर का हिंदी वर्णमाला में स्थान होता है या नहीं होता है। कुछ किताबें कहती हैं कि स्थान होता है, लेकिन कुछ किताबें कहती हैं कि स्थान नहीं होता है। तो क्या इसमें सच है? तो चलिए आज हम इसी पॉइंट पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण बताए जाते हैं। तो जब हम हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या या गिनती करते हैं तो हमें वर्ण मिलते हैं, यानी स्वर मिलते हैं ए, आ, ई, उ और री। ए, आए, ओ, औ। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे हिंदी के अधिकतर विद्वान हैं, सबने जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 बताई है। ठीक है, तो ये 11 बताई जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना होता है कि 11 नहीं 10 होते हैं। ठीक है, वो इसकी संख्या 10 बताते हैं। और जब वो इसकी संख्या 10 बताते हैं तो उनका कहना है कि ये जो री है इसको हिंदी में नहीं माना जाता क्योंकि यह संस्कृत का है, ऐसा वो कहते हैं। तो देखो, ध्यान रखिए कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि ड़ी को ये संस्कृत का व्यंजन, सॉरी, संस्कृत का स्वर है, ऐसा कहते हैं और इसको हिंदी में नहीं रखा जाता, तो वो अपनी ही बात में आगे फंसने वाले हैं। क्योंकि उनसे यह प्रश्न मैं करूंगी कि अगर यह संस्कृत का वर्ण है और हिंदी में यह नहीं प्रयोग में आता, तो फिर हम यहाँ पर जो शब्द लिखते हैं जैसे पृथ्वी, या जैसे हम शब्द लिखते हैं कृषि, या हम शब्द लिखते हैं वृत्त, बहुत सारे शब्द आते हैं, तो ऐसे शब्दों का उच्चारण हम कैसे करेंगे? फिर वो जवाब देंगे कि अरे ये इनका प्रयोग ना संस्कृत शब्दों में होता है। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारे पास हिंदी भाषा से 60% शब्द हमारे संस्कृत से ही आए हैं, लेकिन आज हम उनको हिंदी में ही पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो जब हम हिंदी में पढ़ते बोलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनमें से ऐसे वर्ण, ऐसे जो शब्द हैं, ये भी हमारी ही भाषा में सम्मिलित हुए हैं, तो इनका प्रयोग होगा। जब हम इन्हें बोलेंगे तो हमें ड़ी की मात्रा की जरूरत पड़ेगी, यानी हम इसको जानेंगे, पहचानेंगे, पढ़ेंगे। तो दरअसल जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ड़ी का प्रयोग अब हिंदी में नहीं होता, पहले संस्कृत में होता था, हिंदी में नहीं होता, वो दरअसल एक चीज की गलती कर रहे हैं, वो मिस्टेक कर रहे हैं। वो क्या गलती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। दरअसल हमारे कामता प्रसाद गुरुजी ने अपनी जब किताब में व्याख्या की है इन वर्णों की, तो उन्होंने वहां पे लघु ड़ी और दीर्घ ड़ी का वर्णन किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि दीर्घ ड़ी को हम हिंदी वर्णमाला में नहीं रखते हैं। अब कैसे? चलो मैं आपको बताती हूँ। हम थोड़ी सी बात करेंगे संस्कृत शब्दों के, जो संस्कृत हमारी वर्णमाला है उसके स्वरों की। जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो हमारे पास संस्कृत के जो स्वर पढ़े जाते हैं लघु अ, दीर्घ आ। ठीक है, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, और लघु री और दीर्घ री का प्रयोग होता है। और ये ऐसे डबल होती है इस तरह से। ठीक है, इसका जो बनता है ये ऐसे बनता है, ऐसे डबल। ठीक है, संस्कृत में। और संस्कृत में इसके अलावा और भी वर्ण होते हैं, यानी स्वर होते हैं रि, और फिर एक होता है रि, ऐसे डबल। ठीक है, ये होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे जब हिंदी भाषा में, जब हम हिंदी भाषा का व्याकरण बना रहे थे और हमारे वर्णों को स्थान रखने की बात थी, तो हिंदी में हमें इन दोनों की आवश्यकता थी, लघु अ और दीर्घ आ, तो हमने इन्हें भी यहाँ पर रख लिया। ठीक है, फिर हिंदी जो शब्द थे हमारे उनमें लघु ई और दीर्घ ई, इन दोनों की आवश्यकता थी, तो हमने हिंदी वर्णमाला में इन दोनों को भी रख लिया। फिर हमारे शब्दों का अध्ययन करने पे हमें पता चला कि हमें लघु उ और दीर्घ उ, इन दोनों की आवश्यकता है, तो हमने इनको भी इसमें रख लिया। फिर हमने शब्दों का अध्ययन किया तो हमने पाया कि हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित होने वाले शब्दों में केवल हमें लघु ऋ की आवश्यकता पड़ती है, दीर्घ ऋ की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। फिर
और शब्दों का अध्ययन करने के बाद हमको ये पता चला कि हमें इसमें रि और री इन शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है, यानी इन वर्णों की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है। तो संस्कृत भाषा के इन तीनों स्वरों को हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब जब हमने यहाँ से निकाल दिया तो हम देखते हैं कि बहुत सारे, अब हम जैसे इन दोनों स्वरों की हम बात करेंगे तो ये दोनों स्वर हमें ऐसे भी दिखते हैं कि अगर हम ल पर ऋ की मात्रा लगा दें तो बहुत पहले ही ये वैदिक संस्कृत में आपके पाए जाते हैं, बहुत पहले ही इनको हमने अलग कर दिया है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करते, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब बचता है हमारे पास यहाँ पर दीर्घ ऋ, जो इसमें यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करना था। तो हमारे कामता प्रसाद गुरुजी ने ये बात कही कि क्योंकि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो किससे बनते हैं, री से बनते हैं, दीर्घ री से बनते हैं, वे हमारी हिंदी भाषा में नहीं बोले जाते या हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित नहीं होते। तो जब इस स्वर से कोई भी शब्द नहीं लिखा जाता तो हमें इस स्वर की आवश्यकता नहीं है और हमने हिंदी भाषा में इस स्वर को बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास जो बचे यहाँ पर लघु री रह गया। अब जो कुछ लोग हैं वो ऐसे पढ़ते हैं तो किताबों में क्या होता है कि किताबों में कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो जिस समय लिखा गया, अब मान लीजिए कि वहाँ पे हमने लघु री को भी ऐसे ही लिखा और हमने दीर्घ री को भी ऐसे ही लिखा और ऐसे ही लिख के हमने कह दिया कि इसका प्रयोग नहीं होता है, और धीरे 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 ये एक तरह से ना कहें कि ये मिथ बन गया या लोगों में ऐसा भ्रम फैल गया कि लोग इसे कहते हैं। अब वो पढ़ते तो हैं इन शब्दों को, पृथ्वी, कृषि, लेकिन एक जबरदस्ती की जिद सी, मतलब कि कहीं से ऐसा सीख लिया, गलत फहमी से सीख लिया, अनजाने में सीख लिया, भूल बस सीख लिया और बस कहे जा रहे नहीं, हिंदी भाषा में 10 होते हैं, हिंदी भाषा में 10 होते हैं। चाहे आपके जितने भी विद्वान हैं, चाहे आपका केंद्रीय हिंदी निर्देशालय बेशक आपसे ये कहता रहे कि 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम तो मानेंगे ही नहीं किसी भी भाषा में, मतलब किसी भी तरीके से हम इस पॉइंट को मानेंगे ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा हुआ है। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिस वर्ण को निकाला गया है हिंदी भाषा से, वो वर्ण क्या है, वो दीर्घ ऋ है, ना कि लघु ऋ। और इस पॉइंट को आप कहाँ देख सकते हैं, इस पॉइंट को और आप देख सकते हैं, ये पॉइंट आपको देखने को मिलता है संस्कृत की संधि में। जब आप संस्कृत की दीर्घ संधि को आप पढ़ेंगे, मैं आपको प्रमाण दे देती हूँ, ठीक है, कहाँ पे आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आप दीर्घ संधि में ही जाना, दोनों जगह जाना, ठीक है, हिंदी की में भी जाना और संस्कृत की में भी जाना, तो आप पाएंगे कि जब संस्कृत की में, अभी हम पहले संस्कृत वाली संधि में चलेंगे, ठीक है, संस्कृत में, तो संस्कृत में आपको क्या दिखेगा, संस्कृत में दिखेगा कि अ और अ का मेल होने पर उत्पन्न विकार जो आपको दीर्घ वर्ण का मिलेगा, आ का, ठीक है, वहीं पे आपको ई प्लस ई का मेल होने पर जो उत्पन्न विकार मिलेगा वो दीर्घ ई का मिलेगा, ठीक है, वहीं पे आपको उ प्लस उ का आपस में मेल होने पर उत्पन्न विकार क्या मिलेगा, वहां पर आपको दीर्घ उ मिलेगा। और इसी तरह से जब आप देखेंगे तो री और री का मेल यहाँ पर होगा, जो आपका डबल होता है इसका होगा, और उत्पन्न विकार आपको क्या मिलेगा, री मिलेगा, ठीक है, इस तरह से दो डबल दीर्घ मिलेगा। तो ये आपकी संस्कृत में आती है, ठीक है, दीर्घ संधि में। लेकिन जब आप हिंदी की दीर्घ संधि देखते हैं तो आप यहाँ पर पाते हैं कि उसमें सिर्फ ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ये 3 फॉर्मूले होंगे, ये क्यों नहीं होता, क्योंकि हिंदी भाषा में दीर्घ है ही नहीं, तो जब दीर्घ है ही नहीं तो हम इसका प्रयोग करते ही नहीं। फिर आप सोचेंगे कि मैम लघु लघु को तो आपस में मिला सकते हैं, तो जब आप लघु लघु को आपस में मिलाएंगे फिर भी हमारा दीर्घ आएगा, और जब हिंदी में हमारे पास दीर्घ है ही नहीं तो फिर हम क्या रखेंगे, तो इसीलिए हम इस पॉइंट को इसमें हिंदी की दीर्घ संधि में इसको हम पढ़ते ही नहीं हैं। और वहीं पर देखो आपकी परीक्षाओं में किस तरह की एक गलती होती है कि जैसे आपके पास एक शब्द आता है, लिखा होता है शब्द मातृ प्लस ऋण लिखा होता है ना, तो यहाँ पर ध्यान है, अब इसमें क्या होता है,
ये आपकी संस्कृत की संधि है। लघु री का मेल किससे हो रहा है? लघु री से हो रहा है। दोनों आपस में मेल करेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ री बनेगा। ठीक है, अब देखो इस दीर्घ री को कुछ लोग ऐसे करके और ऐसे भी बना देते हैं, ये भी होता है इसका तरीका। ठीक है, और नहीं तो हम इसको जब बनाते हैं तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, यूं। लघु में हम एक बार लेते हैं और दीर्घ में हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना, जब इनकी मात्रा की बात होती है ना, तो इनकी मात्रा की बात भी मैं आपको बता देती हूँ। जो ये आपका लघु और दीर्घ होता है, तो इसकी मात्रा आपकी ये होती है और इसकी मात्रा आपकी ये होती है, इस तरह से। ठीक है, अब जब हम इसका मेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बचता है मात। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बचता है टुकड़ा ये। अब हम इसको जोड़ेंगे तो शब्द हमारा क्या बनेगा? शब्द बनेगा त के नीचे डबल दीर्घ है तो दीर्घ की मात्रा ये लगेगी और ये आ जाएगा। और आप देखना तमाम किताबों में, आज के बाद उठा के देख लेना, तमाम किताबों में यह शब्द भी आपको संधि पूछता है, लेकिन यह शब्द भी गलत लिखा होता है। और जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है अपनी हिंदी को, उसका हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा कि ये क्या लिखते हैं। किताबों में आपको कैसे मिलेगा? तो ये शब्द आपको किताबों में ऐसे लिखा हुआ मिलता है। और मूर्ख किसको बना दिया जाता है? आपको बना दिया जाता है। किताबों में गलत टाइपिंग करके आप ये सोचते रहते हैं, आप अपना दिमाग लगाते रहते हैं, भैया संधि तो ये कह रही है, होना तो ये चाहिए, ऐसा क्यों आ रहा है? आना चाहिए ये, आता है ये लिखा हुआ आपका। जैसे आप परीक्षाओं में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है। तो क्या है ये? इसे मैं कहूँगी कि हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला का ज्ञान ना होना, उसका अभाव होने वाले लोग इस तरह की गलती करते हैं, इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक करके, और फिर क्या करते हैं? अब यही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। और अब ध्यान रखिएगा कि ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, अब ये इस समय जो समय चल रहा है, इस समय में जिसने इस सच्चाई को जान लिया ठीक है, नहीं जाना तो इस पीढ़ी के बाद अगली वाली पीढ़ी जो आएगी, उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था बीते समय में, कैसे हुआ होगा, कैसे परिवर्तित होके आई है, ये भी उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और चीज़ें फिर से क्या चलेंगी? अनुमान पे चलेंगी। जैसे कि अंग्रेजी भाषा चलती है अनुमान पर, लेकिन हमारी भाषा कभी अनुमान पे नहीं चलती। मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ, हिंदी में हर चीज़ इतनी सटीक है, इतनी सटीक है कि आप जब देखेंगे तो ऐसे यूं ही नहीं हम देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि कहते हैं, कुछ ना कुछ तो वैज्ञानिकता है उसमें, तभी तो हम उसी चीज़ को कहते हैं कि हाँ ये वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब इसमें एक पॉइंट और बताती हूँ। कल जो मैंने यहाँ पे आपको र का रूप समझाए थे, तो उसमें एक छात्र ने कमेंट किया। इनकी कमेंट देखने के बाद मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी मेरे देश में हमारे छात्र ऐसे भी हैं कि जिन्हें इतनी ज़रूरत है हिंदी सीखने की। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इन्होंने क्या लिखा कमेंट में कि क्री, ये जो मैंने आपको शब्द बताया था क के नीचे री लगाकर, इन्होंने कहा इस क में जो ये री है ये पूरा है या हलंत है। अब देखो बच्चा, मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, आप ये बताइए ये क्या है? ये एक मात्रा है। जब आप पढ़ते हो इसका मतलब आपने यह जो डाउट निकाला अपना, इस डाउट से ये समझ में आता है कि ना तो ही आपको स्वर का ज्ञान है, ना आपको स्वर की मात्रा का ज्ञान है, और ना ही आपको व्यंजन और व्यंजन के वास्तविक या आधे रूप या पूरे रूप इन सब का ज्ञान है। यानी आपको अभी स्वर और व्यंजन का ही ज्ञान नहीं है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप पहली क्लास पढ़िए। ठीक है, मेरी बहुत सारी वर्णमाला की क्लास पढ़ी हुई है, उन्हें आप पढ़िए। अगर वहाँ नहीं पढ़ रहे तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके जो पूरी डिटेल मेरी क्लास आती है उनके बारे में जानकारी ले लें। यहाँ पर आपको ये पता है कि जब हम इस क को दो हिस्सों में बांटते हैं, तो क आपका ये व्यंजन जिसके नीचे हमने हल लगाया, और इसका स्वर हमने निकाला यहाँ पर री। ये री जो है ये स्वर है, अभी इसकी मात्रा है। तो ये री इसके साथ आने पर ये व्यंजन पूरा होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो लिखा है ये व्यंजन पूरा है, यहाँ पर इस मात्रा का ये आधा या पूरा नहीं होता। अब आधा और पूरा हम क्यों कहते हैं किसी भी स्वर को, मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जिन छात्रों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ। देखो, आधा और पूरे का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी, जो हमने व्यंजन लिखे ऐसे, ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि व्यंजन जब हम उच्चारण करते हैं तो हम इनका उच्चारण कैसे करेंगे? आप इसका उच्चारण करेंगे, आप कहेंगे क। तो अगर हम ये देखें कि अभी ये जिस अवस्था में लिखा हुआ है ना, इस अवस्था में इसका उच्चारण संभव ही नहीं है।
ठीक है, इस अवस्था में इसका उच्चारण संभव नहीं है। लेकिन जब हम व्यंजन को व्यंजन कहकर पढ़ते हैं तो हम उसको उसकी मूल अवस्था में लिखते हैं, किंतु उच्चारण में हम स्वर की सहायता लेते ही लेते हैं। तो अब ये हमने लेखन में इसकी मूल अवस्था लिखी हुई है, अर्थात मूल अवस्था मतलब जिस अवस्था में उसका उच्चारण संभव नहीं है। तो यानी हम इसका उच्चारण करेंगे क। आप कहेंगे कि मैम हम उच्चारण तो कर पा रहे हैं, क कर पा रहे हैं, ख कर पा रहे हैं, ग कर पा रहे हैं। तो आपको पता है जब हम बोलते हैं ना क, तो क के बाद अ वाली जो ध्वनि आ रही है, आप इसको रोक दो। जब आप इसको रोकोगे तो आप इसका उच्चारण नहीं कर पाओगे। फिर आप कैसे कहोगे? आप बोलोगे कि या के। तो मैं आपसे कहूं कि अभी इन जो व्यंजन हैं इनके बाद आप किसी भी स्वर की ध्वनि मत निकालिए, ना ए की निकालिए, ना ऊ की निकालिए, ना ओ की निकालिए, कुछ मत निकालिए। तो जब आपके पास ये बाउंडेशन आ जाती है तो फिर आप इसका उच्चारण नहीं कर पाते। लेकिन फिर मैं आपको अगर सहूलियत दूं कि आप इसके बाद आ की ध्वनि निकालिए तो आप निकाल पाएंगे, का, खा, गा। फिर मैं कहूं कि ई की ध्वनि निकालिए तो आप की, खी, गी निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इनके साथ स्वरों को जोड़ना शुरू कर देते हैं तब हम इनका उच्चारण कर पाते हैं। तो इसीलिए हम इस अवस्था को क्या कहते हैं? ये जो अवस्था है इसे हम व्यंजन का वास्तविक रूप, ठीक है, इसे हम व्यंजन का वास्तविक रूप या हम आधा व्यंजन कह सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसे हलंत कह सकते हैं, या हम इसे हलंत कह सकते हैं। हलंत का मतलब होता है जिसमें हल लगा हुआ है। हल लगा हुआ का मतलब ही हो गया अब उसका उच्चारण संभव नहीं है, उसे स्वर की आवश्यकता है पहले, ठीक है। तो इसे हम इसलिए आधा व्यंजन कह देते हैं। और जब हम इसको कहते हैं पूर्ण व्यंजन, तो पूर्ण व्यंजन का मतलब क्या होता है कि इसी आधे व्यंजन को, यानी ये जो क है, इसके साथ हम कोई स्वर जोड़ देते हैं। तो जैसे हमने अ स्वर जोड़ दिया तो ये क बन गया, ठीक है। अगर हम आ स्वर जोड़ देंगे तो ये का बन जाएगा। अगर हम ओ स्वर जोड़ देंगे तो ये को बन जाएगा, ठीक है। अगर हमने औ जोड़ दिया तो ये कौ बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये व्यंजन, ये व्यंजन, ये व्यंजन और ये व्यंजन, ये पूरा है। लेकिन अब इस अवस्था में ये व्यंजन नहीं कहलाएगा, अब हम इसको अक्षर कहते हैं। अक्षर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अक्षर, जिसका एक आघात में उच्चारण हो सके, ठीक है। अक्षर वो होता है जिसका एक आघात में उच्चारण हो सके। लेकिन कुछ लोग इस पर भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि अक्षर का मतलब ये नहीं होता, अक्षर का मतलब ये होता है खाली ये जिसके टुकड़े ना हो सके उसको अक्षर कहते हैं। तो जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अगर इसको अक्षर नहीं कहते तो फिर हम अपनी देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि क्यों कहते हैं? फिर प्रश्न आता है। तो देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके जो वर्ण हैं वो आपस में मिलकर अक्षर बनाते हैं और फिर उसके बाद अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं। इसलिए हम जब देवनागरी लिपि लिखते हैं वो हम वर्णों में नहीं अक्षरों में लिखते हैं। तो यानी हम किसी भी शब्द को, अब जैसे मान लो ये हलंत शब्द ही लिखा है तो इसमें ये एक अक्षर है, ये एक अक्षर है, ये एक अक्षर है, ठीक है। और अब हम इसको भी अक्षर ही बोलेंगे, यानी हम इसको ही कहें तो हम इसको भी अक्षर ही कह देंगे। अक्षर वर्णों का वो समूह होता है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, उसे अक्षर कह दिया जाता है। अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं अब इसके अर्थ से भी अलग जा रहे हो आप, इसका अर्थ कहता है जिसका क्षय ना हो। तो ध्यान रखिए अक्षर शब्द एक अनेकार्थक शब्द है और अनेकार्थक शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यहाँ इस समय अक्षर का मतलब दो वो व्यंजन है जो स्वर के साथ है, ठीक है। अब इसका प्रमाण आपको और कहाँ मिल जाएगा? तो आप ये कहेंगे कि नहीं हम तो बिल्कुल ही नहीं मानते मैम, ऐसा तो मान ही नहीं सकते, कि आप गलत कह रहे हो, अक्षर तो वर्ण को ही कहा जाता है। तो मैं आपसे कहूंगी कि फिर जाके छंदों की किताब पलट लीजिए। छंदों में
जो संख्या होती है वर्णों की, जिन्हें वर्ण वहां पे कहा है कि वर्णों की संख्या जो होती है जिसे गिनती करते हैं वो अक्षर होता है। तो आज के टाइम में हम उनको वर्ण कह के पढ़ते हैं, लेकिन आप पुरानी किताबों को देखें तो उसे अक्षर कहा जाता है। कि किसी भी वर्णिक छंद जो होता है कि उसमें इतने अक्षर होते हैं, और उस अक्षर का मतलब होता है वो अक्षर जिसका उच्चारण संभव है, अर्थात जो स्वर के साथ है। अगर कोई शब्द आप देखेंगे, जब किसी भी आप छंद को देखेंगे, मान लो अगर उसमें यह शब्द दिया हुआ है सत्य, तो जब आप इस सत्य की गिनती करते हैं तो इसमें 2 ही अक्षर कहे जाते हैं छंद के अंदर। मान लो अगर शब्द लिखा है तुम्हारा, तो आप देखेंगे कि इसमें कितने अक्षर गिने जाते हैं, तो 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 1 अक्षर, 2 अक्षर। छंद के अंदर इसमें अक्षर ही गिने जाते हैं कि कितने अक्षर हो गए, इसमें 3 अक्षर हो गए, इसे 3 में गिनेगा। इसमें कितने हो गए, इसमें 2 अक्षर हो गए। ये मैं नहीं कह रही, ये छंद कह रहा है, और छंद मैंने नहीं लिखा, हमारे विद्वानों ने लिखा है। वो परिभाषा मैंने नहीं लिखी, हमारे विद्वानों ने लिखी है। तो मैं वही चीज आप लोगों को बता रही हूँ कि जो मैंने पढ़ा है, जो देखा है, जो मैंने समझा है, उसी के आधार पर बता रही हूँ। तो बात तो यही समझ में आती है कि जब हम छंद में अक्षर गिनती कर रहे हैं तो इनको क्यों नहीं गिनती किया, इनको क्यों नहीं गिनती किया। तो इनको गिनती हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ता के साथ तो इसका स्वर आ गया, तो ये 1 अक्षर हो गया। ह के साथ यहाँ पर इसका 1 स्वर आ गया, तो ये 1 अक्षर हो गया। र के साथ इसका 1 अक्षर आ गया, तो ये यहाँ पे 1 स्वर आ गया, तो ये 1 अक्षर हो गया। लेकिन म तो यहाँ पर खाली रह गया, ये अक्षर नहीं बन पाया, ये वर्ण रह गया, इसलिए इसे हमने वर्ण ही रखा, इसे अक्षर नहीं रखा। तो ये मैंने नहीं कहा, ये हमारे छंदों ने हमें बताया है। ठीक है, तो वैसे भी कहते हैं व्याकरण जो बनता है वो साहित्य के आधार मानकर बनता है, तो छंद क्या है, वो साहित्य का ही तो व्याकरण है। तो आप जानते ही हैं, जो छात्र जानते हैं, जो छंद के बारे में जानते हैं वो जान गए, जो नहीं जाने हैं या जिनको लगे ऐसा कि हाँ ये हम भी जाके चेक करते हैं, तो जाके चेक करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि अक्षर किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। ये बहस का मुद्दा नहीं है। जो लोग आजकल बहस करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, कम ज्ञान और फिर उस कम ज्ञान में बहुत सारी बहस नहीं। तो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, हिंदी में सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि ड़ी का प्रयोग, जो लोग कहते हैं कि ड़ी का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, वो भूल जाते हैं कि दीर्घ ड़ी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लघु ड़ी का प्रयोग हिंदी में होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो आज के लिए मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट हो या कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख सकते हैं, मैं आपकी समस्या को फिर से बता दूंगी। अब यहाँ पर जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी पढ़ना चाहते हैं, या आप में से जो भी जन हिंदी को सीखना चाहता है, तो वो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। मेरा एप्लीकेशन है यहाँ पर निधि एकेडमी ऐप, आप सभी लोग जानते हैं इसको। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे आप लाइव क्लास ले सकते हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।